हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। अपना जो पिछले वीडियो में जो अपना टॉपिक चल रहा था संसाधनों का अर्थ, परिभाषा और उनका वर्गीकरण। पिछले वीडियो तक अपन संसाधनों के जो अर्थ के बारे में अपन ने जाना और उनके वर्गीकरण के बारे में अपन ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। पहले अपन पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले, भूगर्भ के अंदर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो किसी अपने पास में सामाजिक जो लक्ष्य हैं उनकी जो पूर्ति करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि किसी मनुष्य की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थों को संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। अपन ये भी कहते हैं कि जैसे कोई भी जो पदार्थ है तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक कि मानव जो तकनीकी के द्वारा उसका उपयोग करना प्रारंभ नहीं कर देता है, या वो मनुष्य की आवश्यकता या किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तब तक उसको अपने संसाधनों की श्रेणी में नहीं रख सकते। मानव भी एक संसाधन है। जैसे अपने पास में क्या मनुष्य भी एक संसाधन है? हाँ, मानव भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य भी किसी न किसी रूप में दूसरे मनुष्य की जो सहायता करता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, या अपन कह सकते हैं कि उसके किसी न किसी अपने काम में आता है। तो इसलिए इन सब को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मानव भी एक संसाधनों की श्रेणी में उसको रखा जाता है। अब हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। पहले अपने पास में जैसे पिछले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि संसाधनों के वर्गीकरण की अपन को आवश्यकता क्यों हुई, कि प्राचीन काल से मनुष्य जो संसाधनों का उपयोग जो कर रहा था वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता था, और उसकी आवश्यकता भी सीमित थी। जो मनुष्य ने तकनीकी विकास करता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई और मनुष्य ने संसाधनों का दोहन भी तीव्र गति से करना प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ पर उन्होंने जब तीव्र गति से दोहन प्रारंभ करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर अपने पास में एक जो क्रिया की आवश्यकता पड़ी वो अपने पास में सतत पोषणीय है। सतत पोषणीय विकास की अपने पास में आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे अपने पास में शब्द आ रहा है विकास। विकास हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मकता को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें कि पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए, प्लस में परिवर्तन होता है, वही विकास कहलाता है। तो अपने पास में सतत पोषणीय विकास का जो अर्थ है, अपने पास में परिभाषा की अपन बात करें तो ऐसा विकास अपन अपने यहाँ संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो संसाधनों के संदर्भ में पर सतत पोषणीय विकास को लागू करते हैं तो सतत पोषणीय विकास की परिभाषा ये होती है कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचकर रहना चाहिए। ऐसा जो विकास होगा वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी वर्तमान में अपन जो आवश्यकता अपन पूर्ति कर रहे हैं, जो अपन जिन भौतिक संसाधनों का या भौतिक सुख सुविधाओं का अपन सुख भोग रहे हैं, वो भी आज की पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए और ऐसा ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचकर रहना चाहिए, जिससे वो भी इन सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकें। ऐसा जो विकास होगा वो सतत पोषणीय विकास कहलाएगा, सतत लगातार चलने वाला विकास कहलाएगा। अब अपने पास में जो संसाधनों के वर्गीकरण की जो आवश्यकता महसूस हुई उसमें ये हुआ कि जो संसाधनों का जो अलग अलग प्रकार से जो उपयोग होने लग गया तो उनको कहाँ पता कौन सी किस जगह है, तो उनको अलग अलग वर्गों में उनका डिवाइडेशन, उनका वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण के आधार पर अपन देखें तो पहला अपना आ रहा है उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यानी अपन जो उपयोग कर रहे हैं उनमें ऐसे कौन से संसाधन हैं जो लगातार चलते रहेंगे, ऐसा कौन सा संसाधन है जो एक बार या अपन कहें कि उनकी जो बनने की गति है वो धीमी है, जिससे कि अपन अगर अत्यधिक मात्रा में उनका दोहन करेंगे तो कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाएंगे। और एक कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिनका अपन बार बार उपयोग करते रहते हैं। तो पहला अपने पास में आ रहा है उपयोग की सततता के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि जो अपने पास में संसाधन है वो कहाँ से उनका शुरुआत कहाँ है, उनका जन्म कहाँ है, वो कहाँ से अपने पास में उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उनका जन्म कहाँ से हो रहा है, उसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद में उद्देश्यों के आधार पर अपन किस काम में अपन ले रहे हैं, किस उद्देश्यों की वो पूर्ति कर रहे हैं, या अपन जो अपने जो अलग अलग जो विभिन्न जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कहाँ से हो रही है। चौथा अपने पास में एक और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी मालिकाना हक के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखें तो मोटे रूप से अगर देखें तो संसाधनों का जो वर्गीकरण 4 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला अपने पास में उपयोग की सत्ता के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अपने उद्देश्य के आधार पर और चौथा अपने पास में स्वामित्व के आधार पर। अपन पहले की बात करते हैं उपयोग की सततता के आधार पर। पहला अपने पास में आ रहा है नवीकरण या असमाप्य संसाधन।
यानी उपयोग की सततता के में ये जो संसाधन है ये एक ऐसे संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, यानी इनका अपन बार बार उपयोग करते रहते हैं तो इनकी पुनः पूर्ति हो जाती है। ये असमाप्य संसाधन कहलाते हैं, यानी कभी ये समाप्त नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो जिनकी जो अपन कहेगी भौतिक क्रिया, यानी कि जैसे अपने पास में भौतिक क्रिया हैं, यांत्रिक क्रिया हैं और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इनकी पुनः पूर्ति या उनको पुनः प्राप्त किया जाए, अर्थात ये लगातार ये चलते रहते हैं। ऐसे संसाधनों को अपन नवीकरण संसाधन या असमाप्य संसाधन कहते हैं। जैसे अपने पुनः पूर्ति, जैसे अपने पास में पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, उसको अपन ने काट लिया, दूसरी जगह अपन ने लगा दिया। ऐसा जो वर्गीकरण कहलाएगा वो अपने पास में क्या आएगा, पुनः उत्पादित संसाधनों का वर्गीकरण कहलाएगा। वो भी किस में आएगा, नवीकरण संसाधनों में। जबकि अपने पास में जैसे अपने पास में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा हैं, और अपने पास में जैसे कृषि उपजें हैं और इसके साथ में अपने मृदा हैं। ये जो सभी आएंगे वो किस में आएंगे, नवीकरण संसाधनों में। यानी कि इनको नई तकनीकी के द्वारा, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा इनको अपन बार बार काम में ले सकते हैं, इनका दोबारा से अपन उपयोग कर सकते हैं। ऐसे जो संसाधन कहलाते हैं नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, और इनको अपन गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। तो कौन कौन से हो गए, नवीकरण संसाधन, असमाप्य संसाधन, और इन्हीं का अपने पास में नाम आ गया गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन में कौन से आएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये सभी किस में आएंगे, गैर परंपरागत संसाधनों में आते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं अनवीकरण संसाधन, यानी सतत जो उपयोगिता की जो सततता के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था, उसमें दूसरा अपने पास में आ रहा है अनवीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका अपन उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि एक बार उपयोग करने के बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, इनको अपन दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अपने पास में कोयला है, कोयले का अपने उपयोग किया, राख बन गई, अपन उससे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे अपने पास में जो संसाधन है वो किस में आएंगे, अनवीकरण संसाधनों में। अर्थात जब अपन संसाधनों का प्रयोग अपन कर रहे हैं तो उनको अपन दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक बार उपयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको समाप्य संसाधन भी कहते हैं। और इनको अपन क्या कहते हैं, परंपरागत, जो अपने पास में ट्रेडिशनल जो अपने पास में है उनको परंपरागत संसाधनों की श्रेणी में भी इनको रखा जाता है। इनमें अपने पास में कौन से आ गए, जैसे अपने पास में कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस हैं। ये जो अपने पास में संसाधन आ रहे हैं वो कौन से आ जाएंगे, अनवीकरण संसाधन या समाप्य संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। या अपन कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, जैसे कोयला है अपने पास में, और कोयला अपन उसका जो तीव्र गति से अपन दोहन कर रहे हैं, जबकि इसके बनने में हजारों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, उस कंडीशन के आधार पर भी उसको अनवीकरण संसाधनों में रखा जाता है। नंबर 3 अपने पास में जो उपयोग की सततता के आधार पर जो संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया था, उसमें तीसरा अपने पास में चक्रीय संसाधन। यानी चक्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका अपन एक से अधिक बार या पुनः अपन बार बार उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक ही समय अपन जो अपने पास में जो जल है, उस जल का अपन बार बार अनेक कामों में उसको काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार जल के साथ साथ अपने पास में लोह धातु हैं, लोह धातु का भी अपन बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे अपने पास में जो संसाधन हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें अपन चक्रीय संसाधनों की उसके जो वर्ग में अपन उसका वर्गीकरण करते हैं। तो उपयोग की जो सततता के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ, कितने में, 3 भागों में हो गया, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन और चक्रीय संसाधन। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नंबर 2। यानी उत्पत्ति के आधार पर जो भी अपने पास संसाधन है, उनका जो संसाधनों का अलग अलग उनका जो उद्भव है, उनका जन्म होता है, तो उस आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांट दिया। जैविक संसाधन, इनको अपन भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं।
और दूसरा अपने पास में आ रहा है अजैविक, पहला अपने पास में जैविक संसाधन, दूसरा अपने पास में आ रहा है जैविक संसाधन। अजैविक संसाधनों को अपन भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि भौतिक संसाधन और अजैविक संसाधन एक ही होते हैं। या अपन कह सकते हैं कि अजैविक संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो निर्जीव होते हैं, जो अपने पास में चट्टानें हैं या भूगर्भ से निकाले गए जो खनिज संसाधन हैं, वो सब किस में आएंगे, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वो कहलाते हैं अपने पास में जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैसे अपने पास में अभ्रक हैं, पत्थर के जो चट्टानें हैं, और अपने पास में खनिज संसाधन हैं, वो सारे आएंगे अपने पास में अजैविक संसाधनों में। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है जैविक संसाधन। यानी जैविक संसाधनों में या अपन कहें कि जैविक संसाधन उन्हें कहते हैं जिनकी उद्भव या उत्पत्ति अपन सजीव पदार्थों से होती है, या जिनमें जीवन पाया जाता है, या जो सजीव होते हैं वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। और मानव भी एक जैविक संसाधन है, क्योंकि और मानव के साथ साथ में अपने पास में वन है, वन्य जीव हैं, वन्य प्राणी हैं, वनस्पति जात हैं, ये सभी किस में आएंगे, जैविक संसाधनों में आएंगे। जैविक संसाधन जो हैं उनमें जैसे अपन कहें कि जो जैविक संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं के द्वारा प्रभावित होते हैं, मानव उन पर क्रिया करता है, या अर्थात अपन कह सकते हैं कि मानव के द्वारा जैविक संसाधनों में कमी भी की जा सकती है और वृद्धि भी की जा सकती है। या कह सकते हैं कि मानव जो है अजैविक संसाधनों को भी प्रभावित करते हैं। जैविक संसाधनों में किस प्रकार से वृद्धि और कमी कर सकते, जैसे अपने पास में मत्स्य पालन है, पशुपालन है, वृक्षारोपण करके उनकी संख्या में वृद्धि कर सकता है, जबकि वो पेड़ पौधों को काटकर, वनों को काटकर उनकी कमी भी कर सकता है। वैसे ही अपने पास में जो मानव के द्वारा जैविक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन करके उनको समाप्त भी किया जा कर सकता है। ये जो सभी अपने पास में जैविक और अजैविक संसाधनों को मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो दूसरा अपने पास में जो संसाधनों का वर्गीकरण किया था उसमें था उत्पत्ति के आधार पर, इसको दो भागों में बांटा गया। अजैविक संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से होती है वो अजैविक संसाधनों की श्रेणी में रखे जाते हैं, और जैविक संसाधन जिनकी उत्पत्ति है जिन संसाधनों में जीवन पाया जाता है। तीसरा अपने पास में आ रहा है उद्देश्यों के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर हम संसाधनों का जो वर्गीकरण करते हैं उसके आधार पर अपन देखें तो पहले अपने पास में आ रहा है ऊर्जा संसाधन। पहला अपने पास में आ रहा है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के द्वारा जो है एक ऐसा शक्ति का साधन है जो किसी न किसी रूप में ये अपन काम में लेते हैं। वर्तमान में इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है, या अपन ये कह सकते हैं कि ऊर्जा संसाधन जो है वो कि अपने किसी भी देश के आर्थिक विकास का वर्तमान समय में एक मूलभूत साधन माना जाता है। जिस देश में जितने ऊर्जा संसाधन उपलब्ध होंगे वो उतना ही विकसित माना जाएगा, या अपन कह सकते हैं कि विकास का जो स्तर है वर्तमान में वो ऊर्जा संसाधनों के जो उपलब्धता के आधार पर भी आंका जाता है, क्योंकि ऊर्जा संसाधनों के द्वारा ही उस देश में उद्योगों की स्थिति और वहाँ के विकास का स्तर, या अपन कहेंगे उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यातायात के साधनों को चलाने के लिए ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर जो ऊर्जा संसाधन है उनको फिर वही दो भागों में समाप्य और असमाप्य यानी अपन कह सकते हैं नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधनों में बांटा गया है। तो ऊर्जा संसाधन भी अपने पास में दो हो गए, एक तो आ गया अपने पास में वही समाप्य आ गया और दूसरा असमाप्य अपने पास में ऊर्जा संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधनों का उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। नंबर अपने पास में जो उद्देश्यों के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया था उसमें था अपने पास में कच्चा माल, यानी उद्योगों के लिए अपन कहेंगे औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है, और इस कच्चे माल की आपूर्ति के जो करते हैं उनमें उसके आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो कच्चे माल के रूप में सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें पहला आ रहा है खनिज पदार्थ। यानी कि जो खनिज पदार्थ क्या होते हैं, यानी भूगर्भ से खोदकर निकाले गए जो भी अपने पास में तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको खनिज पदार्थ कहते हैं। ये स्वतंत्र रूप में भी हो सकते हैं, या अपन कह सकते हैं ये किन्हीं धातुओं के मिश्रण के साथ में भी हमारे साथ में पाए जाते हैं। उनमें अपन बात करते हैं तो जैसे अपने पास में लोहा अयस्क हैं, लोहा अयस्क के साथ में अपन बात करते हैं तो अलोह धातु हैं। अलोह धातुएं कौन सी होती है? ऐसी धातु जिनमें जो लोहे धातु का अंश नहीं पाया जाता है। लोहा अयस्क जो होता है वो लोहे धातु का अशुद्ध रूप है, अशुद्ध जो रूप है वो है अपने पास में लोहा अयस्क। अगर लोहा होता तो उसका शुद्ध रूप होता अयस्क, जिस धातु के आगे अयस्क शब्द लग गया
वो अयस्क जो शब्द लग गया वो धातु, उस धातु का अशुद्ध रूप माना जाता है। अपने पास में दूसरा था अलोह धातुएं, यानी ऐसी धातुएं जिनमें लोह अंश की मात्रा नहीं पाई जाती हैं, उन्हें अपन अलोह धातुएं कहते हैं। इनके अलावा जैसे अपने पास में गंधक हैं, गंधक के साथ में नमक हैं, चूना पत्थर हैं, ऐसे अपने पास में जैसे बालू हैं, बालू के साथ में इमारती जो पत्थर हैं, यानी जिससे भवन वगैरह बनाए जाते हैं, ये सभी क्या हैं, किसी न किसी उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसे यहाँ पर वो काम में लिए जाते हैं। तो उन अलग अलग उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में काम करता है। तो ये कौन से खनिज पदार्थों में शामिल इनको किया जाएगा। तो खनिज पदार्थ अपन किसे कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनको भूगर्भ से अपन खोद कर निकालते हैं, उन्हें अपन खनिज पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, दूसरा इसमें आ रहा है वनस्पति, यानी कि वनस्पति से भी, यानी कि जो अपने पास में वनस्पति की जो प्रमुख और गौण जो उपजें होती हैं वो भी उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और उससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे अपने पास में लकड़ी है, उसके बाद में जैसे अपन कहें गोंद है, रबर है, रेशम है, ये सारे अपने पास में जो है वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जहाँ पर विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति के बाद में अपन बात करें तो पशुओं से, यानी पशुओं से भी अपने पास में, यानी पशु पर आधारित जो उद्योग होते हैं, उनमें पशुओं पर आधारित जो भी अपने पास में जैसे सींग है, खाल है, चर्बी है, दही है, मक्खन है, ये जो जितने भी उत्पाद हैं जो पशुओं से अपन को प्राप्त होते हैं, वो पशु आधारित जो उद्योग होते हैं उनके लिए वो कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है उत्पादित पदार्थ, यानी कि जो अपन उत्पादित करते हैं, यानी जैसे अपने पास में फसल उत्पादित कर रहे हैं, जैसे अपने पास में रेशम है, पटसन है और कपास हैं, या अन्य जो भी अपने पास में उत्पादित जो पदार्थ हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको भी अपन उसमें उद्देश्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो उद्देश्यों के जो आधार पर वर्गीकरण किया उसमें अपने पास में क्या आ गया, ऊर्जा संसाधन आ गया, कच्चा माल में खनिज पदार्थ आ गया, खनिज पदार्थों में वनस्पति पर आधारित कच्चा माल आ गया, पशुओं पर आधारित कच्चा माल जिसमें पशुओं से अपना प्रमुख और गौण जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो आ गए, और उत्पादित पदार्थ हो गए। उसके बाद में तीसरा अपने पास में जो उद्देश्यों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था उसमें अपने पास में खाद्य पदार्थ, यानी कि मनुष्य अपन कहे कि प्रारंभिक जो मनुष्य का जब से विकास हुआ है, अपन कहे कि आदिकाल से ही मनुष्य भोजन जो संग्रह है वो लगातार करता रहा है और करता रहेगा। तो अपन कहें जो खाद्य पदार्थों का जो प्राचीन समय से जो संग्रह करता आ रहा है, उसके आधार पर अगर अपन खाद्य पदार्थों को मुख्य रूप से 3 भागों में अपन बांटते हैं। पहले अपने पास में खनिज आधारित खाद्य पदार्थ, यानी खनिज आधारित खाद्य पदार्थों में जो अपने जल और चट्टानों से प्राप्त होने वाले नमक को इसमें शामिल किया जाता है, जो मनुष्य के भोजन में खाद्य रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अपने खनिज में किसको शामिल करेंगे, नमक, जो अपने को जल और चट्टानों दोनों से प्राप्त होता है, जल से ही प्राप्त होता है और चट्टानों से भी उसको प्राप्त किया जाता है, वो किस में आएगा, खनिज खाद्य पदार्थों में। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है वनस्पति। मनुष्य प्राचीन समय से ही अगर वनस्पति पर जो भी अपने पास में आधारित खाद्य पदार्थों में कंद हैं, फल हैं, मूल हैं, और उनसे प्राप्त करके अपना जीवन बसर करता है। तो दूसरा अपने पास में कौन सा आ रहा है, वनस्पति। और अगला जो अपने पास में आ रहा है पशु और जीव जंतु, यानी पशुओं से भी मनुष्य खाद्य पदार्थों का, जिसमें मक्खन है, दही है, मांस है, चर्बी है, ये सभी प्राप्त करता है। तो तीसरा अपने पास में जो खाद्य पदार्थों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो था पशु व जीव जंतु, जिनसे मनुष्य खाद्य पदार्थों का प्राप्त करता है। ये था अपने पास में तीसरा जो उद्देश्यों के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। चौथा और लास्ट आ रहा अपने पास में स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी मालिकाना हक के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जो अपन कहें कि वर्तमान समय के संदर्भ में अपन माने तो एक नया अपने पर हो सकता है कि नया अपने को लगे, तो उनमें स्वामित्व के जो मालिकाना हक के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है उसमें पहले आता है अपने पास में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधनों पर जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं या संपूर्ण विश्व का इस पर अधिकार होता है। और उनमें सबसे पहले अपन बात करें तो पर्यावरण है, उस पर किसी भी एक व्यक्ति का उसमें स्वामित्व नहीं होता है। पर्यावरण को अंतर्राष्ट्रीय जो है संसाधनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कुछ जैसे अपने समुद्र में 200 मील
200 मील बाद की अगर बात करें तो वो 200 मील के बाद में अगर कोई भी संसाधन प्राप्त होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में उसको रखा जाता है। 200 मील अपन किसकी बात कर रहे हैं, समुद्र की। तो पानी में और धरातल पर जो अपना जो मील की जो क्वांटिटी होती है, जिसमें किलोमीटर की या मीटर की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। धरातल की अगर अपन बात करें तो धरातल पर लगभग 1.6 किलोमीटर, या अपन कह सकते हैं कि 1600 अपने पास में मीटर का 1 मील होता है, जबकि अपने पास में जो समुद्र में लगभग 1800 मीटर का अपने पास में 1 मील होता है, या अपन कह सकते हैं 1.8 किलोमीटर का अपने पास में 1 मील होता है। तो अपने पास में समुद्र में कितना, लगभग 200 मील के बाद में जो भी अपने पास में संसाधन मिलेंगे उनको अपन अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में रखेंगे। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधनों की परिभाषा में अपन देखें तो एक राष्ट्र की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत जो भी संसाधन पाए जाते हैं, वो चाहे मानव हो, चाहे अपन कह सकते हैं जैविक संसाधन हो या अजैविक संसाधन हो, वो उसकी मूल संपत्ति होती है और उस राष्ट्र के वो संसाधन कहलाते हैं। अगर उस सीमा के बाहर की अपन बात करें कि समुद्र में कितना, तो 12 मील, यानी कि समुद्र में कितना, 12 मील तक जो पाए जाने वाले जो भी संसाधन होंगे, चाहे वो अपने पास में ऊर्जा संसाधन हो या अपने कह सकते हैं जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, जो भी अपने पास में है वो समुद्र में लगभग 12 मील तक के जो भी संसाधन होंगे वो उस राष्ट्र की जो है राष्ट्रीय संसाधनों में उसको रखा जाएगा। उसके बाद में आ रहा है अपने पास में व्यक्तिगत संसाधन, यानी व्यक्तिगत संसाधन किसी व्यक्ति की निजी जो चल और अचल संपत्ति होती है उसको अपन व्यक्तिगत संसाधनों में रखते हैं। उसमें भवन भी आ सकता है, अपने पास में गाड़ी है, उसकी मूल जो धनराशि है, जमा जो पूंजी है उसको भी अपन रखते हैं। साथ में उसका जो स्वास्थ्य है वो भी उसकी व्यक्तिगत संसाधनों में आएगा, उसकी ईमानदारी है वो भी व्यक्तिगत संसाधनों में आएगा, उसका जो स्किल है, उसका जो कौशल है वो भी व्यक्तिगत संसाधनों में उसको गिना जाएगा। ये अपने पास में था संसाधनों का वर्गीकरण, जो मुख्य रूप से उनका 4 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। एग्जाम में इसमें हर दूसरे साल में इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है कि संसाधनों के अर्थ एवं परिभाषा देते हुए संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो यह था अपना संसाधनों का अर्थ, परिभाषा और संसाधनों का वर्गीकरण। नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।